हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कायरलिटी। देखो, कायरलिटी से रिलेटेड हमने कुछ बातें जो है वो लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे थे, उसका आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर हम बात करें कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि किसी भी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करा जाए। और फिर मैंने आपको लास्ट में ये बताया था, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर प्रेजेंट है, क्या वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? क्या ये रिक्वायरमेंट कंडीशन है? या फिर मैंने एक क्वेश्चन एक और पूछा था आपसे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर ना हो, क्या फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है? क्या ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं? ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर मिले होंगे, उनका डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है कायरलिटी। देखो, कायरलिटी जो होता है ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कि पूरा का पूरा डिफाइन करता है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा कंपाउंड या फिर इनएक्टिव होगा। यानी कि कायरलिटी इज द नेसेसरी कंडीशन टू बी ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर अ कंपाउंड। क्लियर? यानी एक कंपाउंड के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, उसके लिए रिक्वायरमेंट कंडीशन है कायरलिटी, नॉट कायरल सेंटर। ठीक है, कायरल सेंटर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे मैं आपको बताऊंगा जिनमें कायरल सेंटर नहीं होते हुए भी वो ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। क्लियर है? उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि अगर किसी में कायरल सेंटर प्रेजेंट है फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो कायरलिटी क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये मीनिंग समझ लेते हैं और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब क्राइटेरिया क्या होगा इसको डिसाइड करने का, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप हम लोग पहले सीखेंगे, फिर क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो आप बहुत ही ध्यान से एकदम अच्छे तरीके से पहले इसको सीखेंगे, फिर उसके बाद में नोट डाउन करेंगे। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स पहले ही लिख दिए ताकि आप इसको अपनी थ्योरी कॉपी में नोट डाउन कर सको। कायरलिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है हैंडेडनेस। ठीक है, अब देखो, कायरलिटी जो होती है वो हैंडेडनेस होती है। ये ग्रीक वर्ड होता है कायरलिटी, जिसका मीनिंग क्या होता है, हैंडेडनेस। हैंडेडनेस का मीनिंग मतलब कि ऐसा मॉलिक्यूल, जैसे हमारा हाथ होता है, ठीक है, हमारा जो हाथ होता है पूरा का पूरा ये अनसिमेट्रिकल होता है पूरा, है ना। आप इसको किसी भी एक्सिस के अलोंग इसको कट करेंगे तो आपको दो इक्वल हाफ पार्ट नहीं मिलेंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका हाथ सिमेट्रिकल है तो आप इसको कट करके देख सकते हो इस तरीके से, है ना। इसको कट करना और देखना कि सिमेट्री, मतलब दोनों सेम दिख रही है कि नहीं दिख रही। यानी कि कुल मिला के अगर हम देखें, हमारा हाथ जो है वो क्या है, वो पूरा अनसिमेट्रिकल है। अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल है। ठीक है, इसका मतलब मेन पॉइंट जो अगर हम देखें इसका, तो वो ये होता है कि अगर कोई कंपाउंड सिमेट्रिकल है या फिर अगर कोई कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, ऐसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था। मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको जब पोलरिमेट्री एक्सपेरिमेंट करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लाइट का रोटेशन जो है वो किस पर डिपेंड करेगा। लाइट का रोटेशन डिपेंड करता है कि जो कंपाउंड आपको दिया गया है वो सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है, बोला था मैंने आपको। यानी कि कुल मिला के मेन बात यह है कि आपको सिमेट्री चेक करनी आनी चाहिए। अब सिमेट्री किस तरीके से चेक करी जाती है वो हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में। तो सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो देखो, एक हमारे पास में होता है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, एक होता है डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्लियर है? उससे पहले हम लोग इस डेफिनेशन को भी देख सकते हैं कि एक कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव कब हो सकता है। तो देखो, इफ टू रियल मॉलिक्यूल्स लुक्स लाइक मिरर इमेज, यानी दो आपके पास में रियल मॉलिक्यूल्स हैं और वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज लग रही है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रही, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा है, वो मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। ये एक करेक्ट डेफिनेशन होती है एक कायरल मॉलिक्यूल की और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा हाथ है, देखो ये एक हमारा हाथ है, ये दूसरा हाथ है, ये दोनों रियल है। ऐसा तो है नहीं कि ये इमेजिनरी है ये रियल है, दोनों रियल है। अब अगर मैं दोनों के बीच में एक मिरर रख दूं, प्लेन मिरर रख दूं, तो मुझे जो इसका इमेज मिलेगा वो एज इट इज ऐसा ही मिलेगा। क्लियर है? लेकिन ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, लेकिन ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं कर रही। सही है? देखो, अगर आप इसको सुपर इम्पोज करेंगे तो आप इसको सुपर इम्पोज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया?
तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल, या फिर हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अब देखो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी आपके पास में अपने हाथ ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखना इसको, और बीच में आपने प्लेन मिरर लगा रखा है, तो इसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ मिलेगा, मतलब कि इसका मिरर इमेज आपको यहाँ दिखेगा, सही है। क्या हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो अगर हम इनको इस तरीके से रोटेट कर दें, क्या ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। बीच में अगर आप प्लेन मिरर रखोगे तो आपके जहाँ ये मॉलिक्यूल है वैसा का वैसा आपको यहाँ मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। जो पहले मिरर इमेज थे लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज थे, अब वो क्या हो चुके हैं, सुपर इम्पोज हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये डेफिनेशन गलत होगी कि अगर हम मॉलिक्यूल को घुमा करके सुपर इम्पोज करवा दें तो वो भी तो सुपर इम्पोजिशन ही है, और अगर मॉलिक्यूल सुपर इम्पोज हो रहा है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हो सकते हैं, है ना, फिर तो ये डेफिनेशन गलत है। तो ध्यान रखना, यहाँ एक बहुत छोटा सा माइनर सा कॉन्सेप्ट आता है, ये सुपर इम्पोजिशन नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर चुके हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब पॉइंट जो है हमें ये ध्यान में रखने का है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सुपर इम्पोजिशन का मतलब होता है जब भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को सुपर इम्पोज करेगा तो वो आपको एक मॉलिक्यूल दिखेगा, ना कि आपको दो मॉलिक्यूल। अगर आप अपने हाथ को सुपर इम्पोज करवा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये तो सुपर इम्पोज कर गया, हर एक थंब पर थंब आ गया, फिंगर्स पर फिंगर्स आ गई और ये पूरा सुपर इम्पोज कर गया, बट ऐसा सुपर इम्पोजिशन नहीं होता है। ये हम लोग क्रिएट करते हैं कि हाँ ये तो सुपर इम्पोजिशन है। सुपर इम्पोजिशन का मतलब है कि जब मैंने इस हाथ पर ये हाथ रखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही हाथ दिखेगा, ठीक है। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको दो, देखो क्लियरली दो दिख रहे हैं ना आपको, है ना, आप बोल सकते हो कि ये तो एक ही हाथ है, नहीं है ना एक हाथ। तो ये होता है सुपर इम्पोजिशन का मीनिंग, कि अगर कोई मॉलिक्यूल एक पर या दूसरे पर सुपर इम्पोज कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर जाएंगे, पूरा का पूरा सुपर इम्पोज कर जाएंगे, यानी एक ही मॉलिक्यूल आपको दिखेगा। और दूसरा आप लोग ये भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे है ब्लैक वाला साइड, सिर्फ वाइट ही तो सुपर इम्पोज कर रहा है, इस साइड वाला और इस साइड वाला तो सुपर इम्पोजिशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, जबकि सुपर इम्पोजिशन में पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा, एकदम एक मॉलिक्यूल में बन जाएगा, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान रखना, इसको सुपर इम्पोजिशन नहीं बोलते हैं। कुछ लोग ऐसा बताते हैं, कुछ लोग आपसे पूछ ले कि अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो ये तो सुपर इम्पोज हो रहा है, फिर तो ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं होना चाहिए, तो ये सुपर इम्पोजिशन नहीं है, आप क्लियर कट ये बोलेंगे। अगर कोई मॉलिक्यूल दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहा है तो उसके बाद आपको दो मॉलिक्यूल नहीं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल दिखेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये मार्कर है ना, अगर मैं इस मार्कर के जस्ट पीछे एक मार्कर रख दूं तो सुपर इम्पोजिशन में क्या होगा, सिर्फ आपको एक ही मार्कर दिखेगा, फिर आपको दो मार्कर्स नहीं दिखेंगे। समझ में आएगा? उसी को बोलते हैं प्रॉपर ढंग से सुपर इम्पोजिशन, प्योरली सुपर इम्पोजिशन। क्लियर है? तो अब देखो, दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। एक होता है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल और एक होता है डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसमें सारी की सारी सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो सिमेट्री एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक साथ एब्सेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। यानी कि हमारे सिलेबस में जो सिमेट्री एलिमेंट आएंगे वो दो टाइप के आएंगे, एक तो आएंगे हमारे पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक आएगा हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे, तो उसको तो बोलते हैं डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। और बाकी अगर सारी की सारी ही एब्सेंट होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब अगर हम बात करें तो हमारे पास में सिमेट्री एलिमेंट कौन कौन से हैं वो हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट वो हम लोग चेक करते हैं। अब देखो, सिमेट्री एलिमेंट हमारे पास में होगा, पहला आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा आता है हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। और तीसरा आता है हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और एक आता है हमारे पास फोर्थ, और जो उसको हम लोग लिखते हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये हमारे पास में चार टाइप की सिमेट्री है, जिसमें हमारे काम की जो सिमेट्री रहेगी वो हमारे पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर हम ये दो फाइंड आउट करना सीख लें तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा।
बाकी हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ज़रूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। हमें ये दोनों क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि O2 मॉलिक्यूल में कितनी CN होती है, यानी कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज होती है। तो उसके लिए हमसे पूछ लिया जाता है, इवन ये केमिकल बॉन्डिंग से भी रिलेट करके पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए हमें क्या है कि इसको पढ़ना पड़ेगा। तो हम पढ़ेंगे चारों की चारों सिमेट्री को, लेकिन अभी इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को ही डिस्कस करेंगे। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग ये करते हैं, देखो एग्जाम्पल हमारे पास में है, मान लो हमारे पास में लिखा हुआ है COOH और मैंने यहाँ लिख दिया CH3 और मैंने यहाँ लिखा H और मैंने यहाँ लिख दिया OH। अगर मैं यहाँ पे एक मिरर रख दूँ तो पहले तो ये बताओ इसमें कितना कायरल सेंटर है। इसमें सिर्फ 1 कायरल सेंटर है। क्या है, 1 कायरल सेंटर। अब सुनना ध्यान से एक पॉइंट आप लोग, अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल और केवल 1 कायरल सेंटर प्रेजेंट है, अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल और केवल 1 कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इफ इन अ मॉलिक्यूल only one chiral center is present, then compound must be, then molecule लिख सकते हैं हम लोग, then molecule must be optically active। ऐसा क्यों, क्योंकि सोच के देखो, अगर एक ही कायरल सेंटर है तो इसका मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, और 4 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे तो इसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है। तो अगर किसी कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब क्या कर सकते हो आप लोग, अगर इन दोनों इसका मिरर इमेज बनाया जाए तो बताओ मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ आपको क्या दिखेगा, HO, और यहाँ क्या दिखेगा, H, और यहाँ क्या दिखेगा, CH3। क्लियर है। तो ये आपके पास में क्या बन चुके हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं, लेकिन दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, ये कैसे हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, बट कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है। और अगर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो ये दोनों इंडिविजुअली ऑप्टिकली कैसे होंगे, एक्टिव होंगे, और इन्हीं को एक नाम दे दिया जाता है। इन्हीं को हम आगे जाकर एक नाम देंगे, इनेंशियोमर। क्या नाम देंगे, इनेंशियोमर। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनको डिफाइन कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इस मॉलिक्यूल की, तो ये मॉलिक्यूल होता है लैक्टिक एसिड। क्या है ये, लैक्टिक एसिड। अब सुनना ध्यान से, लैक्टिक एसिड, आप देखो, हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल स्मॉल डी हो सकता है ये मॉलिक्यूल स्मॉल एल है। हम लोग कंसीडर करें कि अगर मान लो ये एक स्मॉल डी है, तो अगर ये स्मॉल डी है तो इसका मिरर इमेज जो बनेगा वो स्मॉल एल बनेगा। ध्यान रखना, मैं स्मॉल लिख रहा हूँ, मैं कैपिटल नहीं लिख रहा हूँ। कैपिटल लिखने का मतलब अलग होगा, स्मॉल लिखने का मीनिंग अलग होता है। स्मॉल डी और स्मॉल एल सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली फाइंड आउट करे जाते हैं। कैपिटल डी और कैपिटल एल जो होता है वो थ्योरेटिकली फाइंड आउट करे जाते हैं। क्लियर है। दोनों का सिग्निफिकेंस अलग अलग होता है, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो अगर ये स्मॉल डी है, हमें नहीं पता, जब हम प्रैक्टिकली फाइंड आउट करते हैं तब पता चलता है। मान लो कि अगर ये डी है तो इसका जस्ट मिरर इमेज हमेशा क्या मिलेगा आपको, एल ही मिलेगा। अगर ये एल होता तो ये क्या हो जाता, डी हो जाता। तो ये एल डी लैक्टिक एसिड हो गया और ये एल लैक्टिक एसिड हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इनको डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है। सो अब हम लोग आगे मूव करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को डिफाइन करते हैं और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इस लेक्चर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैं सारे मॉलिक्यूल यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज इस लेक्चर में बेसिक पार्ट को डिस्कस करेंगे। आगे जो दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कायरल सेंटर ना होते हुए भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उनकी कैटेगरी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके पास में 2 अलग अलग कैटेगरी बनी हुई रहेगी। अगर हम सारे एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो बहुत लंबा ये वीडियो बन जाएगा,
और फिर आपको दिक्कत भी आएगी। क्लियर है? तो हम दो अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे, जिसके अंदर जो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अच्छे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें आपको थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, या हमें बिना कायरल सेंटर होते हुए भी वो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होते हैं वो सीखना है। तो उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ यहीं तक प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बेसिक न्यूमेरिक मतलब बेसिक जो एग्जांपल्स होते हैं उनको। क्लियर है? तो फटाफट इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है जो कि एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, और उस प्लेन के अलोंग अगर मॉलिक्यूल को कट करा जाए या बाइसेक्ट करा जाए या डिवाइड करा जाए, तो अगर वो दो इक्वल हाफ पार्ट में कटते हैं और वो जो दोनों इक्वल हाफ पार्ट होते हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो उस प्लेन को किसकी तरह कंसिडर करा जाता है? वो प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह कंसिडर करा जाएगा। सिमिलर इसी तरीके से अगर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि एक मॉलिक्यूल में एक ऐसा सेंटर होता है जिसके थ्रू अगर हम क्या करते हैं, एक लाइन को, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं और हमें अपोजिट डायरेक्शन पर सिमिलर या आइडेंटिकल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हमें दो चीज़ें चेक करनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना सीखते हैं, और कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिनमें हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री को चेक करना सीखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो देखो बहुत ही सिंपल सा हमारे पास में तरीका है। मैं पहला एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल हमारे पास में है, देखो मैंने लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो भी प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान से सुनना, प्लेनर मॉलिक्यूल में एक प्लेन हमेशा फिक्स रहेगा, यानी प्लेनर मॉलिक्यूल कभी भी क्या नहीं हो सकता? ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। तो प्लेनर मॉलिक्यूल में हमेशा क्या मिलेगा आपको? एक प्लेन मिलेगा जिसके अलोंग आप इसको कट कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइस कट। नॉर्मली हम उसको नाम देते हैं स्लाइस कट। क्लियर है? अब ये किस तरीके से होता है, देखो ये अगर ये पूरा का पूरा एक प्लेन में, यानी इस बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि हम इसको दो इक्वल हाफ पार्ट में ऐसे कट कर सकते हैं। सही ना? हम कैसे कट कर सकते हैं? ऐसे। तो हर एक जो मॉलिक्यूल होगा वो इक्वल हाफ पार्ट में कट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो नोटबुक होती है, वो नोटबुक कुछ इस तरीके से होती है। तो नोटबुक एक प्लेनर है आपके पास में, प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो उसको आप बीच में से कट कर सकते हो, तो दो इक्वल हाफ पार्ट कट जाएंगे उसके। यानी कि प्लेनर मॉलिक्यूल में हमेशा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट जरूर होगी। तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा? वन प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी, जो कि कौन सी होगी? जो कि कुछ इस तरीके से होगी। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा। आप इस प्लेन के अलोंग इसको कट कर सकते हैं, तो आप लोग क्या लिखेंगे? इसमें वन पीओएस प्रेजेंट है, और अगर इसमें वन पीओएस प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सिमिलर इसी तरीके से मैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड ले सकता हूँ। एग्जाम्पल नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो मान लो कि कुछ आपके पास में इस तरीके से, मैंने यहाँ H लिखा, मैंने यहाँ CH3 लिख दिया, मैंने यहाँ CH3 लिख दिया और यहाँ H लिख दिया। तो बताओ क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? चाहे ये चारों ग्रुप डिफरेंट भले ही क्यों ना हो, ठीक है, या फिर दो सिमिलर दो डिफरेंट हो, हमेशा इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी, क्योंकि उसका सिंपल सा कारण है कि इसके अंदर क्या है? प्लेनरिटी है, यानी ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा है? प्लेनर है। तो इसमें भी आपको क्या मिलेगा? वन प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी। वैसे ध्यान रखना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा है। ठीक है, कैसे? इसमें भी एक से ज़्यादा है, बट मैं आपको स्लाइस कट के बारे में बता रहा हूँ, तो आप लोग इसका नंबर चेंज कर सकते हो। एक तो आपको ये मिलेगी, ये तो कंफर्म है। दूसरा, आप इसको इसके अलोंग कट कर सकते हो, आप इसको इसके अलोंग भी कट कर सकते हो। तो टोटल इसमें कितनी मिलेगी? थ्री प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। इसमें आप इसको इस तरीके से भी कट कर सकते हो, लेकिन ऐसे कट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ क्या मिलेगा? CH3 मिलेगा, जबकि हमने क्या लिखा? दो इक्वल हाफ पार्ट में कटना चाहिए। तो इसके अंदर सिर्फ दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्लियर है? अभी धीरे धीरे एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं तो आपको और क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल में अगर आपके सामने रखूँ कुछ इस तरीके से, सपोज करो हमारे पास में ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। ये क्या है बताओ? ये बेंजीन है। आपको ये बताना है कि एक बेंजीन मॉलिक्यूल में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो आपको पता है कि बेंजीन मॉलिक्यूल में ऐसा कुछ
रेजोनेंस होता है और उसके अंदर जो उसका हाइब्रिड बनता है, तो उसमें आप लोग कुछ इसको इस तरीके से लिखते हो। सही है। तो ये हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल। अब बेंजीन के अंदर कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो हमें चेक करनी है। मॉलिक्यूल पूरा का पूरा प्लेनर है, तो आप लोग कैसे चेक करोगे? देखो, आप इस प्लेन के अलोंग इसको कट कर सकते हो, 2 इक्वल हाफ पार्ट कटेंगे। आप इस प्लेन के अलोंग इसको कट कर सकते हो, 2 इक्वल हाफ पार्ट कटेंगे। आप इस प्लेन के अलोंग इसको कट कर सकते हो, टोटल कितने हो गए? 3। आप इस प्लेन के अलोंग भी कर सकते हो, टोटल कितने हो गए? 4। आप इस प्लेन के अलोंग भी इसको कट कर सकते हो, टोटल कितने हो गए? 5। आप इस प्लेन के अलोंग भी इसको कट कर सकते हो, टोटल कितने हो गए? 6। ध्यान रखना, अगर ये मॉलिक्यूल प्लेनर है तो मैंने आपको बताया था एक प्लेन तो आपको ये वाला मिलेगा जो कि स्लाइस कट वाला होगा। तो टोटल इसमें कितने आते हैं? 7 POS आते हैं। ठीक है, तो बेंजीन में कितने POS मिलेंगे आपको? 7 POS मिलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। सिमिलर एक और एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें, एग्जांपल, अब अगला जो एग्जांपल है हमारे पास में CH4 है। CH4 को आप नाम देते हो मीथेन। और अगर मैं CH4 में प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूं तो CH4 की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी होती है ना, ऐसी होती है, जो कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होता है ना, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। तो यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ मिलेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ मिलेगा, तीसरा हाइड्रोजन आपको यहाँ मिलेगा, फोर्थ हाइड्रोजन आपको यहाँ मिलेगा। सही है। अब आपको ये बताना है कि इस वाले मॉलिक्यूल में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। ध्यान रखना, यहाँ आप लोग स्लाइस कट नहीं कर सकते। उसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, ये मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल है, टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ स्लाइस कट वाली कोई चीज़ नहीं होगी। अब मैं आपको यहाँ पे नंबर बता देता हूँ। इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ 6 POS आपको देखने को मिलती है। लेकिन जब आप इस मॉलिक्यूल को चेक करोगे, मॉलिक्यूल को देखने पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बट मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है, कि इसमें टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? 6। वो कैसे है प्लेन ऑफ सिमेट्री? क्लियर है। तो एक मैं मॉलिक्यूल बना करके दिखा रहा हूँ आपको कि उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा पाऊँ। क्लियर है। तो देखो, मैंने ये ट्राई करा है एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाने का कि आपको ये पूरा का पूरा क्लियर कट CH4 मॉलिक्यूल की तरह दिखे। आप लोग थोड़ा सा ट्राई करना, एग्जैक्ट तो नहीं दिखेगा बट हाँ आपको इससे थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो देखो, वैसे तो हम लोग 3D मॉडल से भी समझा सकते हैं, बट ये सब चीज़ें आपको मॉलिक्यूल में 2D यानी कि जो एक प्लेन के अंदर दिखेगा आपको, यानी पेपर पर जो दिखेगा वैसे ही आपको समझना पड़ेगा। वहाँ एग्जाम में आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर, इतने पेन भी नहीं होते, एक ही पेन होता है, तो आप कैसे चेक करोगे? क्लियर है ना। तो इसीलिए मैं आपको यहीं से समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको चेक करना है। देखो, बहुत ही सिंपल सा होता है, बस आपको एक तरीका ध्यान होना चाहिए। अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो, अज्यूम करना कि एक CH4 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसमें सारे के सारे ये चारों के चारों आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। अब मैं अगर आपसे एक सिंपल सा तरीका बताऊं तो देखो, कुछ प्लेन ऐसे होंगे, ध्यान रखना, अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन को, ये वाला हाइड्रोजन, ध्यान रखना एटम सारे स्फेरिकल होते हैं, हम बॉल की तरह इसको कंसिडर करेंगे। क्लियर है। इधर भी एक स्फेयर होगा, इधर भी एक स्फेयर होगा। अब देखो, अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को इस वाले हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कट करता हूँ, है ना, यहाँ से हम ये वाला प्लेन कंसीडर करते हैं, यानी कि मैं इसको, इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से कट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूँगा तो देखो, इस वाले हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ देखने को मिलेगा। सही है। सो एक प्लेन तो ये हो गया। तो अब एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताऊँ, कुछ सेकेंड्स में आंसर आने का। अगर आपके पास ये सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, देखो मैं इस हाइड्रोजन को कट कर रहा हूँ अलग अलग प्लेन के रेस्पेक्ट में। मैं इस हाइड्रोजन को इसके रेस्पेक्ट में कट कर सकता हूँ, एक प्लेन। मैं इस हाइड्रोजन को इसके रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ, 2 प्लेन। मैं इस हाइड्रोजन को इसके रेस्पेक्ट में कर सकता हूँ। टोटल कितने प्लेन हो चुके हैं? 3 प्लेन हो चुके हैं। क्लियर है। यानी कि मैंने इस मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन को मैंने इन तीनों हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया? कट कर दिया। ठीक है, तो टोटल कितने हो चुके हैं? 3। अब ध्यान से देखो, मैं इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कट कर सकता हूँ। सही है। यानी कि हमारा जो प्लेन जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन हमें यहाँ मिलेगा। तो यानी कि एक ये प्लेन हो गया, कितने हुए टोटल? 4 प्लेन हो गए। मैं इस हाइड्रोजन को इसके रेस्पेक्ट में कट कर सकता हूँ। देखो ध्यान से, मैं इस हाइड्रोजन को इसके रेस्पेक्ट में कट कर सकता हूँ, तो ये प्लेन ऐसा जाएगा, देखो। और अगर ये प्लेन ऐसा जाएगा तो इसका रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ मिलेगा। तो टोटल 5 हमारे पास में हो गए। मैं इस हाइड्रोजन को इसके रेस्पेक्ट में क्या कर सकता हूँ? कट कर सकता हूँ। तो अगला जो प्लेन जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा, और अगर अगला प्लेन ऐसा जाएगा तो टोटल इस तरीके से हो गया। टोटल कितने हो गए? 6। अब एकदम सिंपल सा तरीका, इसको
काटना है आपको इन तीनों के रेस्पेक्ट में। टोटल हो गए 3, सॉरी ठीक है, टोटल 3 हो चुके हैं। फिर आप कट करो, इसको आपने काट दिया ना, इसको छोड़ दो, इसको इसके रेस्पेक्ट में काट दो 4, इसको इसके रेस्पेक्ट में काट दो 5, इसको इसके रेस्पेक्ट में काट दो 6। टोटल नंबर ऑफ कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी? 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है आइडेंटिफाई करने का। तो इसमें टोटल आपको मिलेगा 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमिलर इसी तरीके से हम एग्जाम्पल लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में है, मान लो कि हमने कुछ इसको इस तरीके से लिखा, ठीक है, और यहाँ मैंने मान लो Cl लिख दिया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ध्यान रखना इसमें 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। आप लोग खुद से ऐसे पेन से चेक कर सकते हो कि इसमें कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी। इसी तरीके से एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट ले सकते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो कुछ ऐसा है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इस वाले मॉलिक्यूल में कितने प्लेन हो सकते हैं। ध्यान रखना ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सिंपल तरीके से आप कट कर सकते हो, इसके अलोंग कट कर सकते हो, इसके अलोंग कट कर सकते हो और इसके अलोंग भी कट कर सकते हो। टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में। COS कैसे चेक करते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, देखो COS चेक करना। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा 3D बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए। देखो ये हमारे पास में एक 4 मेंबर की रिंग बनने जा रही है, ठीक है। ये है हमारे पास में 4 मेंबर की रिंग, और इस रिंग के अंदर अगर हम देखें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, सही है। ये एक 4 मेंबर की रिंग है जो कि इस प्लेन में है, यानी ये कौन सा प्लेन होगा आपका? ये आपका होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। ये कैसा है आपका? हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ग्रुप ऐसे होंगे, मैंने आपको बताया था ये वाला। तो मान लो कि मैंने यहाँ CH3 लिख दिया, मैंने यहाँ CH3 लिख दिया, मैंने यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, मैंने यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, एक मॉलिक्यूल में ऐसा पॉइंट जिसके थ्रू अगर हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करें तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में आइडेंटिकल ग्रुप देखने को मिलने चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, आप देखो इस वाले मॉलिक्यूल में यहाँ सेंटर है इसका, है ना, इस वाले मॉलिक्यूल में यहाँ सेंटर है। तो आप क्या करो, एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। देखो यहाँ आपको CH3 मिल रहा है, जस्ट इसके जस्ट पीछे आपको भी क्या मिलेगा? CH3 मिलेगा। यहाँ जस्ट आप क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, तो आपको यहाँ क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन मिल रहा है। तो ध्यान रखना, आपको सिर्फ क्या करना है, जब भी सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी है, मॉलिक्यूल के सेंटर में खड़े हो, आगे जो दिख रहा है वैसा के वैसा आपको पीछे की तरफ भी दिखना चाहिए। अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो वहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री हर तरफ से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जो इधर दिख रहा है वैसा का वैसा उधर दिख रहा है, तो आपको इधर भी देखना है ना। तो जहाँ जितने भी सेंटर हो सकते हैं, जितने भी कॉर्नर होते हैं, वहाँ आपको देखना है, और हर एक कॉर्नर, हर एक पॉइंट से आपको सिमेट्री चेक करनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ आगे भी आप लोग देखो तो आगे भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि आगे भी 2 हाइड्रोजन होंगे, पीछे भी 2 हाइड्रोजन होंगे। तो इधर भी जब आप देखोगे तो आपको हाइड्रोजन दिखेगा, पीछे भी आपको हाइड्रोजन दिखेगा, यानी इसमें COS प्रेजेंट है। अगर इसमें COS प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली कैसा होगा? इनएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक टाइप ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्लियर है। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट जो भी है हमारे पास। अब ध्यान से देखना, हम इसी मॉलिक्यूल में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसी मॉलिक्यूल में हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, कुछ हमने मान लो ऐसा बना दिया, ठीक है, और यहाँ आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। थोड़ा इसको अच्छे से बना देते हैं हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा सा, ये कर्व्ड बन गया, सही बनाते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ मैंने मॉलिक्यूल लगा दिया और यहाँ लिख दिया CH3, यहाँ पे भी लिख दिया CH3, यहाँ आ गया H, यहाँ आ गया H। अब अगर आप इसमें एक सेंटर फाइंड आउट करो, ये वाला आपका सेंटर है, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करो। देखो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ कौन बैठा है? हाइड्रोजन। इसके जस्ट पीछे आपको मिलेगा मिथाइल, यानी कि इसमें COS प्रेजेंट नहीं है, क्लियर है। तो ये सिंपल सा तरीका है COS फाइंड आउट करने का। बताओ इसमें कोई आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी? तो इसमें कोई भी आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी, क्लियर है। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी? तो इसमें आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब आप यहाँ पे सेंटर पे खड़े होंगे तो यहाँ हाइड्रोजन एक ऊपर होगा और एक हाइड्रोजन को आप नीचे कर सकते हो, क्लियर है, क्योंकि एक एक वैलेंसी तो फ्री है ही इनके पास।
तो इस तरीके से आप लोग यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं और उनमें चेक करते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है या फिर नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या फिर नहीं है, और टोटली अगर मैं बात करूं कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, फिर हम इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स के बारे में, और उनमें आपको ये चेक करना है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है या फिर नहीं है। तो देखो पहला हमारे पास में एग्जाम्पल है, नेक्स्ट जो भी एग्जाम्पल नंबर है, तो उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है कुछ ऐसा, और यहाँ मैंने क्या लगा रखा है CS, इस तरीके से वेज पोजीशन पर मिथाइल लगा रखा है CH3, और इधर भी क्या है अपने पास CH3। अब देखो इसमें अगर हम देखें तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसमें कितने कायरल सेंटर हैं। तो इसमें 2 कायरल सेंटर हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो देखो इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है जो कि हम लोग ऐसे कट कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ CH3 का रिफ्लेक्शन यहाँ कोई नहीं दे रहा, ठीक है। अभी यहाँ CH3 का रिफ्लेक्शन यहाँ मिल रहा है, देखो ये भी वेज पे है तो ये ऐसा दिखेगा, इधर भी ऐसा दिखेगा, तो आप बीच में से इसको काट सकते हो। तो इसके अंदर 1 POS आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, तो आप ध्यान रखना इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। कैसे पता करा सर आपने? तो देखो अगर आप इसके सेंटर को यहाँ कंसीडर करो तो आगे की तरफ तो आपको क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा, लेकिन पीछे की तरफ में आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो देखो इसमें एक POS होने की वजह से ये ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरीके से एक एग्जांपल हम और कंसीडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ मैंने डैश लिख दिया, यहाँ मैंने वेज लिख दिया, और यहाँ CH3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हैं। तो देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, इसमें 0 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 0 POS। ऐसा क्यों सर, 0 कैसे हो सकता है? हम तो इसमें से काट सकते हैं, नहीं काट सकते। जैसे आप इसको इधर से काटोगे, ये CH3 तो पीछे की तरफ होगा और ये CH3 आगे की तरफ होगा, तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। दूसरा अगर मैं बात करूँ इसमें कायरल सेंटर कितना है, तो इसमें 2 कायरल सेंटर है, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूँ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ खड़े होंगे तो आपको पीछे की साइड कुछ नहीं मिलेगा, आगे की साइड तो यहाँ पे हाइड्रोजन मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसमें 0 सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो यानी POS भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आया कि नहीं है? बताओ ये दोनों कौन से आइसोमर हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में इसका एक आइसोमर तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जबकि एक आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो हम स्टीरियो कंप्लीट कर चुके होंगे। क्लियर है? एक एग्जाम्पल हम और कंसिडर कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास में एग्जाम्पल है वो ये है, कुछ सपोज मान लो हमारे पास में ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ मैंने ऐसा लिख दूँ और ये इस तरीके से यहाँ वेज पोजीशन पे और यहाँ डैश पोजीशन बना रखी है। सिमिलर यहाँ वेज पोजीशन है, ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ वेज बना दो, यहाँ डैश बना दो, ये डैश हो जाएगा और यहाँ आपके पास में वेज पोजीशन आ जाएगी। और वेज पोजीशन में यहाँ मैंने मिथाइल लिखा है, यहाँ मैंने हाइड्रोजन लिखा है, यहाँ मैंने मिथाइल लिखा है, यहाँ मैंने हाइड्रोजन लिखा है, सही है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, मान लो चलो डबल बॉन्ड लगा रखा है, ऑक्सीजन लिखा है, मैंने यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखा है, मैंने यहाँ NH लिख दिया, N और हाइड्रोजन H, यहाँ मैंने NH लिख दिया, N और हाइड्रोजन H। क्लियर है? आपको ये बताना है कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर नहीं होगा। और एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं इसी का ही, जो कि हम लोग कुछ ऐसा बना सकते हैं। ये नाइट्रोजन और यहाँ हमारे पास में नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और अब की बार यहाँ पे वेज पोजीशन पर मैंने मिथाइल लिख दिया, यहाँ डैश पोजीशन पर अब की बार हाइड्रोजन लिख दिया, और यहाँ वेज पोजीशन पर अब की बार मैंने हाइड्रोजन लिखा है, यहाँ डैश पोजीशन पर मैंने मिथाइल लिखा है, और यहाँ इसके पास में एक हाइड्रोजन, यहाँ इसके पास में एक हाइड्रोजन। आपको ये बताना है इनमें से कौन से मॉलिक्यूल में आपको ऑप्टिकली एक्टिव होगा, या दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है, या दोनों में से कोई एक ऑप्टिकली एक्टिव एक इनएक्टिव है, या दोनों ही इनएक्टिव है। आपको ये डिस्कस करना है। तो देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो अगर आप ध्यान से देखें, आप इसको 2 इक्वल हाफ पार्ट में कट नहीं कर सकते। यहाँ अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करें तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। उसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ऐसा है
यहाँ जैसे ही आप प्लेन रखोगे तो यहाँ तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, जबकि इधर आपको नाइट्रोजन मिलेगा, यानी इसमें पीओएस तो एब्सेंट है ना। पीओएस किसी भी केस में आप नहीं लगा सकते। आप इसको ऐसा भी कट नहीं कर सकते, आप इसको ऐसे कट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे अगर हम कट करना चाहें, ठीक है, तो हम ऐसे कट कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। फिर अगर आप देखो तो यहाँ है, तो अगर आप इस प्लेन को यहाँ रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस वाले नाइट्रोजन का रिफ्लेक्शन यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, आपको लगेगा। तो मैं इसको कुछ ऐसे बना के दिखा देता हूँ आपको, ज़्यादा आपको क्लियर रहेगा। अभी इसमें नहीं क्लियर होगा आपको। देखो यहाँ आपने मिथाइल लगा रखा है, ये मिथाइल, और यहाँ पे भी मैंने क्या लगा रखा है, मिथाइल लगा रखा है, ठीक है। ऐसा ही है, इस मिथाइल के जस्ट एक तरफ आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ आपको क्या मिल रहा है, N, और यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, N मिल रहा है। और अगर आप इसमें चाहें कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हम ऐसे बना दें, तो देखो आप इसको ऐसे कट करोगे, सही है। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन का रिफ्लेक्शन यहाँ कौन दे रखा हो, हाइड्रोजन। हमें ऐसा लगता है कि ये रिफ्लेक्शन तो यहाँ आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये रिफ्लेक्शन यहाँ मिलेगा आपको, ये रिफ्लेक्शन यहाँ, ये रिफ्लेक्शन यहाँ। तो ध्यान रखना, ये गलती ना करें आप लोग। तो इसमें कोई भी टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर मैं इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कंसिडर करूं तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो ये आपका सेंटर है, इस सेंटर से आगे की तरफ आपको ऑक्सीजन मिलेगा, पीछे की तरफ भी ऑक्सीजन मिलेगा, इधर नाइट्रोजन मिलेगा, इधर भी नाइट्रोजन मिलेगा। लेकिन जब आप इसमें इधर की तरफ देखेंगे तो आपको वेज पोजीशन पर मिथाइल, ऊपर भी मिथाइल मिलेगा, और इधर अगर आप देखोगे तो ऊपर आपको क्या मिलेगा, मिथाइल मिलेगा, जबकि एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। एक इधर की तरफ आएगा और एक इधर की तरफ आएगा। क्लियर है भाई, आप लाइन ऐसे खींचेंगे ना, तो इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। और अगर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो आप लोग ये बोलेंगे कि इसके अंदर ये वाला जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसका मतलब सिंपल है, ये लाइट को रोटेट कर सकता है। अगर मैं इसमें चेक करूं, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करी जाए तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी। पीछे की तरफ नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन। इधर जब आप जाओगे तो ऊपर की तरफ मिथाइल मिलेगा, इसमें जब आप जाओगे तो नीचे की तरफ मिथाइल मिलेगा, यानी इसमें COS प्रेजेंट है। और जब इसमें COS प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर है। तो ये यहाँ तक हम लोग इसको कवर करते हैं और यहीं तक हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। क्लियर है। ये कुछ ही एग्जांपल्स हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा लंबा ये लेक्चर कम हो चुका है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि और कैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगला जो सेशन रहेगा पूरा का पूरा वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा कि हम POS, COS और ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव या कायरलिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो उसमें हम लोग लगभग 40 to 50 एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको एक बार के लिए आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लें और इसको थोड़ा सा ध्यान दें। नेक्स्ट क्लास में जो चीज़ें आपने यहाँ पढ़ी है उसको अप्लाई करें और फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्रीज देखी जाती है, सेंटर ऑफ सिमेट्रीज देखी जाती है, कैसे हम पता करते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। बहुत ही सिंपल है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होगी आपको, लेकिन उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी जो बताया गया है उसी को सिर्फ ध्यान में रखें और अभी आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, आपको पूरा का पूरा क्लियर कट आपको आइडिया दूंगा कि किस तरीके से आप POS और COS आइडेंटिफाई कर सकते हो और फिर कैसे हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। क्लियर है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कुछ टाइम के लिए वेट करें, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये सब क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ओके, एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।